दोस्तों नमस्कार। सवाल इस देश के सामने एक ही है। वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें अमेरिका के सामने भारत इतना झुक चुका है कि पहली बार भारत ने विरोध दर्ज किया और उसका जवाब ये कहकर दिया गया कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर आपने ईरान के तेल को अपने जहाज़ों में लादा। ये पहला मौका है कि भारतीयों की मौत पर कोई अफसोस नहीं है, बल्कि इसके उलट इस बात का जिक्र है कि अमेरिका तो दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए निकला है। और इतना ही नहीं, शांति से आगे की बात यह भी हो चली है कि होर्मुज़ रूट पर अमेरिका की आर्थिक नाकेबंदी हो, लगातार मिसाइल या ड्रोन के जरिए हो रहे हमले हों और उसमें निशाने पर भारतीय जहाज हो, तो भी अमेरिका के सहयोगी और साथी देश के तौर पर भारत कोई मायने रखता ही नहीं है। लेकिन उसके आगे की नई परिस्थिति आज तब निकल कर आई जब नया सवाल G7 की बैठक में उठा। यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि G7 में अमेरिकी राष्ट्रपति की मौजूदगी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर स्पेशल इनवाइटी के तौर पर है। और शायद ये एक अजीबोगरीब परिस्थिति है जिसमें G7 के भीतर नाटो कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज भी अमेरिकी पॉलिसी के साथ नहीं खड़े हैं, लेकिन भारत अमेरिकी पॉलिसी पर एक मूक सहमति देने को तैयार है या मूक सहमति दे रहा है। ये सवाल तब और बड़ा हो जा रहा है अगर भारतीय की मौत हो जाए और भारत की इकोनॉमी अमेरिका की बढ़ती हुई इकोनॉमी के दबाव तले दबती चली जाए और भारत सरकार खामोश हो जाए, तब क्या होगा। अब आपके जहन में नया सवाल यह होगा कि भारत के भीतर उठ रहे वो सवाल जो अमेरिकी दबाव में प्रधानमंत्री को खामोश कर चुके हैं, विदेश मंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुले तौर पर यह कहने और बताने से चूक नहीं रहे हैं कि भारत तो अमेरिका के सामने झुका हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के विदेश मंत्री अगर ये कहते हैं कि देखिए अमेरिका ने कहा आप तेल रशिया से खरीदिए, आप तेल वेनेजुएला से खरीदिए, हमने मान लिया कि हम तेल, अमेरिका कह रहा है तो रशिया से लेंगे, वेनेजुएला से लेंगे, लेकिन एक झटके में वही अमेरिका कहता है आपको रशिया से कोई रियायत नहीं मिलेगी। एक ही झटके में इस बात का जिक्र होता है कि ईरान के तेल को लेकर किसी तरीके से भारत के जहाज आगे बढ़ नहीं सकते। ये मैसेज कोई अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की कूटनीति के मद्देनजर सामान्य स्थिति नहीं है। यह इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है क्योंकि इस दौर में अमेरिका के साथ इकोनॉमिक डील कहें या ट्रेड डील कहें, भारत दुनिया का एकमात्र देश है जिसको लेकर बीते 8-9 महीनों से जो मशक्कत चल रही है, उस मशक्कत में भारत के उस तबके की उन जरूरतों को शामिल कर लिया गया है जो भारत के भीतर किसान से जुड़ी है, मजदूरों से जुड़ी है, इस देश के भीतर छोटे उद्योगपति या कहें MSME से जुड़ी है। यानी एक अपने तरीके की पहली परिस्थिति भारत के सामने और भारतीयों के सामने इसलिए व्यापक हो चली है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का पहला नियम यही कहता है कि आप किसी भी हालत में उस देश के नागरिकों की मौत पर अफसोस तो जाहिर करेंगे, और अगर यूनाइटेड नेशन चार्टर के तहत आपका रुख उस आर्थिक नाकेबंदी की दिशा में चला गया जहां पर ईरान के सोवरेनिटी यानी संप्रभुता पर भी सवालिया निशान अमेरिका लगा रहा है, तो अब आगे का रास्ता पूरे यूरोपियन कंट्रीज या नाटो कंट्रीज ही नहीं बल्कि नाटो के सदस्य देश जिसमें जापान भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है, उसने भी इस बात पर दुख जाहिर किया कि आखिर भारतीय जहाज़ों पर जो हमला हुआ है वो हमला नहीं होना चाहिए था। और अमेरिका के विदेश मंत्री ये कैसे कह सकते हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर आप हमारे रास्ते में आ गए तो? क्या ये संभव है? बिल्कुल नहीं। शायद इसीलिए नया सवाल उस इकोनॉमिक डील को लेकर है जिस इकोनॉमिक डील के जरिए समूची दुनिया में 3 बड़े सवाल हैं: रेयर अर्थ मटेरियल, क्रूड ऑयल और डॉलर। भारत इन तीनों पर न सिर्फ सहमति दे रहा है बल्कि पहली बार ब्रिक्स अपने तौर पर कह रहा है अल्टरनेटिव इकोनॉमी लेकर आए, अल्टरनेटिव करेंसी लेकर आए, अल्टरनेटिव व्यापार के रास्तों को आप निकालना शुरू कीजिए। लेकिन भारत कह रहा है 2026 में हम अगुवाई कर रहे हैं ब्रिक्स की, तो जाहिर है जो एजेंडा सेट होगा वो भारत से होगा। और G7 की बैठक जिसका हमने आपसे जिक्र किया वो आज की तारीख में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका चाहता है कि G7 के जरिए जो ईरान पर दबाव बनाया जा सकता है वो और मजबूत होना चाहिए। जो इंटरनेशनल ट्रेड के तहत जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस का जिक्र इंटरनेशनल एनर्जी के दायरे में आकर सिमट रहा है, उसमें भी भारत ही एकमात्र देश है जो राहत और रियायत की स्थिति अमेरिका से खोज रही है। लेकिन अमेरिका लगातार कह रहा है यह बहुत ही मुश्किल परिस्थिति है कि हम आपके साथ टैक्स की कोई रियायत भी कर सकें। जब इन बातों का जिक्र हो रहा है तो एक क्षण के लिए 3 बातों पर आज गौर कर लीजिए क्योंकि ये सीधे सीधे भारतीयों से जुड़े हैं। 15 लाख नाविकों की मौजूदगी समुद्र के बीच है जिसमें से 80% की मौजूदगी उसी होर्मुज़ रूट में फंसी हुई है जहां पर 3 मैरिन के अधिकारियों की मौत हो गई। और मैरिन के अधिकारी ही कह रहे हैं कि जिस शख्स की एक मौत हुई उसका शव भी भारत ले जाना चाहता है लेकिन कोई मदद नहीं मिल रही है, यहां तक कि ओमान की सरकार भी मदद नहीं कर पा रही है। यानी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दुनिया के दूसरे देशों के साथ भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति है
वो इस हद तक फंस गई है कि मैसेज बहुत साफ जा रहा है कि हर हाल में भारत को खामोशी बरतनी होगी और अमेरिका जिन प्रतिबंधों को लगा रहा है उसमें कोई रियायत नहीं वो देगा और ना ही वो बर्दाश्त करेगा और भारत खामोशी बरतेगा। हमें लगता है सबसे पहले एक तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं कि जिस नाविक की मौत हुई है, जिस मेरिन अधिकारी की मौत हुई है, 2 दिनों से उसका शव पड़ा हुआ है। भारत के भीतर का गुस्सा उबाल पर है, सरकार की खामोशी को लेकर और ज़्यादा गुस्सा है। डिप्लोमेटिक तरीके से पहली बार सरकार फेल हो रही है तो भारत की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज रिएक्ट कर रही है, लेकिन रास्ता नहीं निकल पा रहा है उस दिन और उस मौके पर जब भारत के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस में G7 की बैठक में शामिल होने गए हैं, जहां उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होनी है। इस मुलाकात के अक्स तले जरा इस तस्वीर को देखिए और सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैं सेलेस्टियल सी वेसल का मैं कैप्टन हूँ और ये हमारा सेकंड ऑफिसर की बॉडी है, डेड बॉडी 2 दिन हो चुका है। अब ये बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो गया, लेकिन अभी हमारे कुछ ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। हमने कंटेक्ट किया इंडियन एम्बेसी को भी, लेकिन अभी तक हमें जो एक पॉजिटिव रिस्पांस होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा। कंपनी टोटली हाइड हो गई है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है। एक बात तो तय है, ये मैसेज पूरे भारत में है, आक्रोश पूरे भारत के भीतर है, लेकिन इसके आगे का मैसेज क्या और ज्यादा खराब है, क्योंकि जुलाई के महीने में जिस ट्रेड डील को लेकर सहमति होनी है और जिस पर यह माना जा रहा है कि सितंबर तक वो इंप्लीमेंट में आ जाएगी, उसका पहला सबसे बड़ा असर उस MSME पर पड़ेगा और उस एग्रीकल्चर सेक्टर पे पड़ेगा, जो एग्रीकल्चर सेक्टर भारत की इकोनॉमी की रीढ़ है और भारत के भीतर काम करने वाले तादाद की जो संख्या है वो 60% एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। असर उस पर पड़ने वाला है। जो प्रोडक्ट भारत में होता है उसके दायरे में अब एक क्षण के लिए आप अभी तक सिर्फ अगर सोच रहे थे कि मसला डिफेंस का है, मसला क्रूड ऑयल का है, मसला इन सब के बीच रेयर अर्थ मटेरियल का है, मसला इन सब के बीच भारत की इकोनॉमी को प्रभावित करने वाले टेक्सटाइल का है, ज्वेलरी या डायमंड्स का है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अब सवाल भारत की रसोई में बनने वाले जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, अब सवाल उनका है। अब सवाल यह है कि जो समझौते 31 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेकर होने वाले हैं, उसके जरिए वो कौन सी परिस्थिति होगी जिसके बाद कोई रास्ता भारत के एग्रीकल्चरिस्ट के सामने नहीं निकलेगा या फिर भारत के बाजार में अमेरिकी प्रोडक्ट्स आकर हावी हो जाएंगे, यानी आम आदमी प्रभावित होगा। ये सवाल 2 दृष्टि से देख लीजिए। जिन 3 लोगों की मौत हुई वो भारत के भीतर कह सकते हैं लोअर मिडिल क्लास के दायरे में ही आते हैं, जो एक नौकरी कर रहे थे और भारत कहीं युद्ध में शरीक नहीं है, फिर भी वह युद्ध में शरीक होते हुए मान लिया गया और मारे गए। जो जानकारी ओमान की सरकार की तरफ से आई कि भारत के जहाज तो बेड़ा डाले हुए थे, यानी वो ट्रेवल नहीं कर रहे थे। और उसके आगे का सवाल यह है, अमेरिका ने सीधे सीधे भारत के जिन जहाज़ों पर हमला किया है उन पर यह आरोप लगाया है कि दरअसल उस जहाज में ईरान का तेल लदा हुआ था और ईरान के तेल की आवाजाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आप सोचिए, इस दौर में चीन जितनी बड़ी तादाद में ईरान का तेल ले जा रहा है, जिस तरीके से रशिया के साथ ईरान की अलग अलग उत्पादों की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की परिस्थितियां और उसमें एनर्जी भी आती है, यानी चाइना और रशिया को लेकर दूसरी पॉलिसी है, भारत को लेकर एक अलग पॉलिसी है। इतना ही नहीं, हमला करने की परिस्थिति में दुनिया के 13 देशों के जहाज़ों की मौजूदगी, जिनकी कुल संख्या 93 है, उनकी मौजूदगी और उन सब के बीच भारत के जहाज पर ही हमला अमेरिका के जरिए क्यों हुआ है? जो विशेषज्ञों की राय है वो और ज़्यादा हैरान करने वाली है। अमेरिका हर हाल में चाहता है कि भारत एक ऐसे दबाव में आकर खड़ा हो जाए जहां पर अमेरिका को ट्रेड डील करने में कोई दिक्कत नहीं हो, जहां पर अमेरिका अपने हिसाब से भारत से टैक्स वसूल सके, जहां की परिस्थितियों में भारत अपनी इकोनॉमी को पूरे तरीके से अमेरिकी इकोनॉमी पर आश्रित कर चुका हो। तो क्या यह परिस्थिति संभव है? क्या ये हालात सही हैं भारत के लिए? और अगर एनर्जी क्राइसिस के मद्देनज़र, जिसका अंदेशा भारत के भीतर धीरे धीरे व्यापक होते चला जा रहा है, क्योंकि रशिया से भारत तेल नहीं ले सकता है, ईरान से तेल नहीं ले सकता है। अगर रशिया से लेगा तो उसको कोई रियायत नहीं मिलेगी और कुछ पाबंदियां अलग से भी लग सकती हैं। ईरान का तेल लेता है तो वहाँ की आवाजाही में आपके ऊपर हमला हो जाएगा। और मिडिल ईस्ट के साथ भारत का जो व्यापार है वो व्यापार भी अब ईरान तय करेगा, यानी ईरान और इजराइल के जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी के तहत जो संबंध है उसमें पहली बार हर किसी ने यह भी देख लिया कि यूनाइटेड अरब अमीरात वह भी ईरान के साथ समझौता कर रहा है। ईरान को वो बड़ी तादाद में पूंजी देने को तैयार है, लेकिन इजराइल के निशाने पर ईरान है, लेबनान है और इन सब के साथ मिडिल ईस्ट कंट्रीज के सामने संकट है कि अगर अपनी इकोनॉमी को उन्हें चलाए और बचाए रखना है तो फिर वह इस युद्ध में नहीं फंसे और कम से कम अब अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं करें, यानी ईरान के साथ खड़े हो जाएं, यानी ईरान के साथ नहीं खड़े होते हैं तो अमेरिका के ऊपर निर्भर भी नहीं रहें। ये मैसेज सिर्फ इस दिशा में भारत को ले जाता है कि भारत अपने निर्णय खुद क्यों नहीं कर रहा है। और मानिए या ना मानिए,
भारत के प्रधानमंत्री की G7 की यह यात्रा इसलिए कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी G7 की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मुलाकात के बाद यह तय होगा कि भारत वाकई अमेरिका के किसी स्टेट में तो तब्दील नहीं हो गया या फिर वो अपने आप की संप्रभुता और अपनी स्वतंत्र इकोनॉमी के आश्रय अपनी ताकत के सहारे अमेरिका को ये मैसेज देगा कि हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो आप कह रहे हैं कि हमें बर्दाश्त करना चाहिए, हमारे ही नागरिक माने गए, तो अब यह स्थिति नहीं आएगी। ये फैसला इसी बैठक से निकलकर आना तय है। लेकिन जो आखिरी सवाल इस देश को डरा रहा है वो आखिरी सवाल है कि भारत के प्रधानमंत्री खामोश क्यों है, भारत कोई बड़ा निर्णय क्यों नहीं ले रहा है। और अगर ये निर्णय भारत नहीं लेता है तो सवाल सिर्फ 3 नागरिकों की मौत का नहीं है, जो 3 नाविक मारे गए उसको लेकर भारत में पनपते आक्रोश भर का नहीं है। ये सवाल आने वाले वक्त में भारत की उस इकोनॉमी से जुड़ा है और उस इकोनॉमी के आश्रय भारत में बड़ी तादाद में एग्रीकल्चर और छोटी इंडस्ट्रीज जो अभी तक चल रही थी और ख़ास तौर से भारत की टेक और सर्विस सेक्टर वह भी इस दायरे में आकर कहीं प्रभावित इस तरीके से ना हो जाए कि जो अमेरिकी डील के तहत अभी तक वर्ल्ड बैंक और IMF के आंकड़े बतलाते हैं भारत में तकरीबन 6 बड़े सेक्टर्स में, जिसमें टेक्सटाइल भी है, जिसमें लेदर इंडस्ट्रीज भी है, जिसमें भारत के भीतर जो डायमंड और ज्वेलरी इंडस्ट्री है वह भी शामिल है, जो माइनिंग सेक्टर है वह भी शामिल है। उस दायरे में तकरीबन 2.25 करोड़ लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। और अगर भारत की खामोशी इसी तरीके से रही तो इसके दायरे में भारत के भीतर का लगभग 10 करोड़ का समाज जो कहीं ना कहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मातहत काम कर रहा है वह भी एक झटके में आ जाएगा। यानी संकट आपके दरवाजे पर खड़ा होगा। और भारत इस वक्त किस मजबूरी में है या प्रधानमंत्री की खामोशी क्यों है, विदेश मंत्री अमेरिका के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं, फॉरेन मिनिस्टर के साथ साथ भारत के फाइनेंस मिनिस्टर और कॉमर्स मिनिस्टर क्यों कुछ नहीं कह पाते हैं, ये सारे सवाल इस दौर में भारत को ही मुश्किल में डाले हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।